हेलो एंड जय हिंद। राही म्यूजिक मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले जो एनसीईआरटी का लेसन था, डे वन डे टू करके जो अभी जा रहा है, और एनसीईआरटी का वन लाइनर जो हम वादा किए थे वो आप लोगों को जा रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, पर एक शिकायत है आप लोगों से। आप शिकायत नहीं है भाई साहब, आपको हमने बोला कि आंसर करने के लिए, और आपने जो आंसर कमेंट आंसर करने के लिए बोले तो आप कमेंट में कुछ आंसर ही नहीं कर रहे। मतलब क्या है, आंसर नहीं आए, इतना आप लोग टीआरई थ्री टीआरई फोर का तैयारी कर रहे हैं, और अभी जब आंसर नहीं कीजिएगा फिर कैसे होगा? हाँ, आप लोग आंसर कीजिए प्लीज। कमेंट में जिस तरह से आप क्लास में ऑनलाइन में हम लोग करते थे आंसर, उसी तरह से आप आंसर कीजिए। उसके बाद विश्लेषण पूरा तो कर ही देते हैं। तो आंसर क्या कीजिए, आंसर करने से क्या होगा कि आपकी हेजिटेशन दूर होगा, और हम तो पूरा समझा के बता ही देते लास्ट में। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप का विश्लेषण और साथ में रिवाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, वक्त जाएगा ही, पूरा वीडियो देखने में आपको वक्त जाएगा ही। बस प्लीज रिक्वेस्ट है, आप आंसर क्या कीजिए कमेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। दोस्तों, आज हम लोग का जो प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर चल रहा है भारतीय इतिहास एनसीईआरटी की जो बेसिक है, जो ये 11th और 12th दोनों से आ जा रहा है, इसलिए ये चैप्टर लंबा जाएगा थोड़ा सा। भारतीय इतिहास जो हम लोग का देख, संगीत का भारतीय इतिहास देख रहे थे, उससे क्वेश्चन ये चल रहा है। भाग वन दे दिया आपका, और उसमें 30 क्वेश्चन था, उसका विश्लेषण भी अच्छा से कर दिए थे। और आज भाग दो जाएगा, जो आपका महाभारत के रचिता है, मतलब 32 से। तो कोशिश करेंगे इसमें अधिक से अधिक आप लोग का क्वेश्चन करने का। ठीक है ना? आप लोगों ने प्लीज आंसर क्या कीजिएगा, बिल्कुल आंसर क्या कीजिएगा आप लोग कॉमेंट में। ठीक है ना? थोड़ा सा वक्त लेकर के, जिस तरह से आप लोग लाइव क्लास में देते हैं आंसर, इस तरह से आप लोग आंसर दिया कीजिएगा लिख करके, है ना? चलिए, बोलता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, पहला क्वेश्चन आप लोग का। पहला क्वेश्चन हम ना ऐसा करते हैं, आज यहाँ 10 तक लिखते हैं, उसके बाद आप उस तक आंसर कर दीजिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका टाइम अब गया आउट। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग लिखेंगे, लेकिन आप आंसर कीजिए प्लीज, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्णा द्वैपायन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कृष्णा द्वैपायन। द्वैपायन हो जाएगा। कौन हो जाएगा महाभारत का रचयिता? कृष्णा द्वैपायन हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला अगला बोलता है, ऋग्वेद के ऋचाओं को शाम में परिवर्तित करने के लिए किस स्तंभ अक्षर का प्रयोग किया जाता था? कुछ अक्षरों का प्रयोग किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? चलिए, आप लोग जितना दे सकते हैं जवाब दीजिए आप लोग, तब तक हम 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते कौन कौन जवाब आप लोग दे पाओगे इस बार। दोस्तों, ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं थी जिसको साम गान में, जैसे अपना भोजपुरी में ना हऊ है, रहलू मतलब इस तरह से प्रयोग नहीं करते सहयोगी अक्षर के रूप में। उसी तरह से ऋग्वेद के ऋचाओं को साम गान में गाने रूप बनाने के लिए आऊ, हाउ, अथ, अथ, इह, ये एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से है, तो आप लोग 9 क्वेश्चन करते हुए आप इसको गौर से, बढ़िया से, ध्यान से देखिए। मतलब इसमें थोड़ा सा इग्नोर नहीं कीजिएगा इसको, कि इस सारे शब्दों का सहयोगी अक्षर के रूप में प्रयोग क्या करते हैं, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मतलब महाभारत काल में किसे गांधर विशारद माना जाता था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए। किस ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको गांधर विशारद के रूप में माना जाता है? 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका टाइम गया खत्म। अब बताइए आपका आंसर। दोस्तों, ये महान व्यक्ति अर्जुन ही थे। अर्जुन, अर्जुन ही थे, अर्जुन ही थे, जिनको विशारद विशारद माना था। मतलब अभी जो विशारद करते हैं ना आप, कोई डिग्री करते हैं, तो वो विशारद कहा जाता है, मान डिग्री होता था अर्जुन। ठीक है? अर्जुन, ध्यान में रखिएगा अर्जुन को। और इसको किसने दी थी, इसकी शिक्षा किसने किसने दी थी? किसने दी थी? ये भी कमेंट करके हमको बताइएगा। किसने दी थी इसकी शिक्षा, ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र की रचना काल कब माना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा है आपका आंसर। बहुत सारे मत है, लेकिन सीआरटी के थ्रू आप लोग जवाब दे जाएगा इसका। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार, नाट्य शास्त्र के रचनाकार। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। चलिए, ये 10 हो गया। अब देखते हैं हम लोग बहुत अच्छा तरीका से इसका जवाब आप लोग कौन कौन दे पाए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका जवाब?
दोस्तों इसकी रचना काल जो है, इसका रचना काल जो माना जाता है, ये दूसरी से लेकर के दूसरी दूसरी शताब्दी से लेकर के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के कब तक माना था पता है? चौथी शताब्दी शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों एक बार बढ़िया ध्यान रखिए, ये ऐसा माना जाता है कि भरत मतलब नाट्य शास्त्र की रचना को एक व्यक्ति नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि ने इसकी रचना की और इनके वंशज, इनके शिष्य सारे मिल करके बहुत दिनों तक इनकी संग्रह रूप करके संग्रह किया और तब जाकर नाट्य शास्त्र की रचना हुई। कुल इसमें कितना अध्याय हो जाएगा? ये सब कुल कुल अध्याय कितना हो जाएगा? 36 अध्याय हो जाएगा, जिसमें से संगीत को समझने कितना हो जाएगा? 6 अध्याय हो जाएगा। कितना से कितना यही बता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र की रचयिता किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? इसमें तो टाइम ना देंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें तो आपने जल्दी टाइम 5 सेकंड टाइम मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5, चलिए 5 सेकंड हो गया आपका। नाट्य शास्त्र रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। कौन? भरत मुनि। भरत मुनि। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं नाट्य शास्त्र के 36 अध्याय में से कितनी अध्ययन में संगीत का उल्लेख है? चलिए पिछला हम लोग डिस्कस भी कर लिए थे इस पर, तो आपको जवाब आ जाने चाहिए थी। चलिए बताइए, आप लोग जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपका समय हुआ खत्म। दोस्तों कुल कितना अध्याय हो गया? 6 गो अध्याय। 6 अध्याय। कुल कितना हो गया? 6 अध्याय। और कहां से कहां तक हो गया ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। कुल 6 गो अध्याय हो गया, 36 अध्याय में से कुल 6 गो अध्याय हो गया, लेकिन कहां से कहां तक हो गया हो? 28 से लेकर के 33 तक ये संगीत को समर्पित, ये संगीत को समर्पित। ठीक है ना? समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 28 से 33 तक। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, वाद्य वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने की? वाद्य का वर्गीकरण की बात हो रही भैया। वाद्य वर्गीकरण की सर्वप्रथम किसने की? वाद्य वर्गीकरण, वाद्य वर्गीकरण, वाद्य वर्गीकरण। चलिए 10 सेकंड आपका। वाद्य वर्गीकरण 1 2 3 4। आपका समय जा ही रहा है, इससे बेहतर होगा कि आप लोग सीरियस लेकर के आंसर कीजिए आप लोग ना। 6 7 8 9 और 10। चलिए 10 सेकंड हो गए। आप वाद्य वर्गीकरण दोस्तों देखिए, वैसे वाद्यों के विषय में कहा है तो रामायण काल हो गया, शाम काल हो गया, मतलब जो भी इससे पहले भी देखिएगा, नाट्य शास्त्र से पहले भी देखिएगा, तो सारी वाद्य थी। और उसकी चतुर्विध वर्गीकरण जो है सबसे पहले भरत मुनि ने ही की। ठीक है ना? और उसके अंतर्गत सभी वाद्यों को रखा गया, मतलब कौन सी वाद्य किसके अंतर्गत आता है, ये सब भरत मुनि ने। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब भरत के वंशज किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, बताइएगा हमको जरा सा। 10 सेकंड आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। जवाब है आपका। चलिए बहुत अच्छा। दोस्तों भरत के वंशज किसे माना जाता है पता है आपको? कोहल को माना जाता है, दत्तिल को माना जाता है, दत्तिल को माना जाता है। उसके बाद शांडिल्य को माना जाता है, शांडिल्य को माना जाता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, दत्तिल कौन पुस्तक लिखा? चलिए वो बताइए हमको। कोहल कौन पुस्तक लिखिएगा हमको? कोहल और डैश करके ऐसे, कोहल और डैश करके कौन सा पुस्तक लिखा? और उसको दत्तिल इस तरह से डैश करके उसका कौन सा पुस्तक लिखा? शांडिल्य। और ये कौन सा पुस्तक बताइए हमको? ऐसा माना जाता है भरत के वंशज, इन तीनों को इसकी व्याख्या की गई है, इन तीनों को इसका वंशज माना जाता है। और इस सब कभी कोई भरत ही कहा गया, ऐसा माना है। ठीक है अगला क्वेश्चन, मतलब भरत मुनि के द्वारा कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? चलिए ये आप बताइए तो कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? फिर बताइए तो 10 सेकंड आपके लिए। 10 सेकंड आपके लिए। भरत के द्वारा कितनी जातियों का उल्लेख किया गया? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। बताइए आप लोग जल्दी से। 10 सेकंड हो गया आपको। दोस्तों कितने जाति का उल्लेख किया गया पता है आप लोग को? पता है ना? कुल कितने जातियों का उल्लेख किया गया? कुल कितने जातियों का? कितने जातियों का? 18 जातियों का। 18 जातियों का। 18 जातियों का। एक नंबर हो गया। अब इसमें कुछ विश्लेषण हम लोग देख लीजिए। शरद ग्राम में कितना जाति भैया हो? एक नंबर में षडज। षडज ग्राम में कितना जाति? कितना? कितना जाति? शरद ग्राम में कितना जाति हो गया? शरद ग्राम में कितना हो गया? 7 हो गया। दूसरा मध्यम ग्राम में कितना जाति हो गया? मध्यम ग्राम में, मध्यम मध्यम ग्राम में कितना जाति हो गया? 11 गो जाति। तो कुल मिलाकर कितना? 18 लिख दिया, सॉरी सॉरी। तो 11 7 18 हो गया। तो कुल कितना हो गया? 18 हो जाती। अच्छा ये भी देख ले हम लोग शरद ग्राम के जो कौन कौन जो 7 गो जाति था। चलिए देख लेते हम लोग। शरद ग्राम के 7 जाति। 7 जाति कौन कौन था वो भी हम लोग देख लेते हैं। 7 जाति ये हो गया। शाडजी हो गया। शाडजी हो गया, ठीक है। बस वो आरसीबी हो गया। आरसीबी हो गया। आरसीबी हो गया। उसके बाद धैवती हो गया। धैवती हो गया आपका चौथा। तीसरा होगा धैवती हो गया। नैशादी हो गया। नैशादी हो गया चौथा। नैशादी हो गया। उसके बाद सरजो दीचवा हो गया। सर जो दीचवा हो गया। दीचवा सरजो दीचवा। सरजो दीचवती हो गया। सॉरी सरजो दीचवती हो गया। उसके बाद सरज मध्यमा हो गया। उसके बाद सड़ज। सड़ज। सड़ज की हो रहा है भैया? सड़ज। सड़ज। सड़ज मध्यमा हो गया। मध्यमा हो गया। तो ये आपको 7 को शरद ग्राम की जाति का। ठीक है अगला क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षण बताया गया था? बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन आप लक्षण की बात हो रही है। जल्दी से बताइए हमको। लक्षण की बात हो रही है, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जल्दी है ना? चलिए 8 9 और 10। तो 10 को लक्षण कुल हो गया। 10 को ही बोल दिए। चलिए सॉरी, ये 10 को लक्षण मतलब 10 तक हो गया। तो शरद ग्राम में कुल कितने लक्षण हो गया भैया? 10 को लक्षण। कौन कौन हो गया? 10 को लक्षण। अब ये 10 को लक्षण आप लोग देखते हैं किस किस को याद है। आपको मतलब तो बहुत बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इसीलिए आपको रिपीट करिए। तो आप लोग बताइए तो बताइएगा। चलिए ग्रह अंश न्यास अपन्यास अल्पत बहुत और बहुत सार्वत, ये 10 को हो गया ना। चलिए 10 को हो गया। 10 को लक्षण। 10 जाति के 10 लक्षण। जाति के 10 लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होते हैं भरत मुनि ने वर्ण के कितने प्रकार बताए? भरत मुनि ने वर्ण के कितने प्रकार? वर्ण ही प्रकार में होगा। वर्ण के कितने प्रकार होगा? वर्ण के कितने प्रकार हो रहा है यदि बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्ण कितने प्रकार बताए हो? वर्ण के 4 प्रकार बताए। वर्ण के 4 प्रकार। 4 प्रकार बताया। कौन कौन? तो बार बार रिपीट कर चुके हैं। अस्थाई। 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 आरोही। आरोही। अवरोही। अवरोही। और चौथा संचारी। ये चारों तो आप लोग जानो करते हैं ना। अस्थाई मतलब वो एक ही स्वर को बार बार कहना अस्थाई हो गया। आरोही मतलब हो गया जब स्वर को आरोह क्रम में लिए तो वो आरोही हो गया। अवरोही में स्वर को उतरते हुए क्रम में अगर लिए तो अवरोही हो गया। संचारी मतलब इन सबों को मिला करके जब जब वर्णाचार हो तो वो क्या कहलाएगा? वो संचारी कहलाएगा। ठीक है, 4 प्रकार के वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब बृहदेशी की रचना किसने की? बृहदेशी की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए बृहदेशी की रचना किसने की? 1 2 3 3 तो लिखिए, देख रहे हैं हमारा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हो गया भैया। 10 सेकंड आपका हो गया। चलिए बृहदेशी की रचना किसने की? मातंग मुनि ने। मातंग मुनि ने। मातंग मुनि ने। कौन लिखा था? मातंग मुनि ने।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बृहदेशी के 8 अध्ययन में से कितने अध्यय प्राप्त है। देखिए ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं करना है, आप लोग कोई शक नहीं करना है। तो कुल कितना अध्यय माना गया, 8, इसको भी ध्यान रखना है। कुल कितना अध्यय माना गया है, 8, इसको ध्यान रखना हमेशा। एनसीईआरटी का डाटा है भैया, इसमें कोई शक नहीं कीजिएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इसलिए रिपीट कर रहे हैं इसको कि कई सारे बुक, देखिए एक बुक तो पढ़े नहीं भाई, बहुत सारे बुक को पढ़े, तो बहुत सारे बुक में हमें ही पता चला कि भाई ये अलग 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 डाटा दिया हुआ है। आप भी कोई बुक ही पढ़िएगा तो आप घुसी आ जाएगा। शुरुआत में क्या हो रहा था मेरे से कि वो ना कोई कोई सारे बुक और सारे सारे बुक पढ़ के आगे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो गलत सलत पढ़ा रहा है, उसमें वो लिखा था, मतलब हम पूछता ना गलत पढ़ा रहा, खाली बोलता गलत कर भाई, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत कब सिद्ध होता है, जब आप कहीं और देखते हैं हम कहीं और देखते हैं, दोनों आदमी अगर मैचिंग मैचिंग हो गए तो गलत ही गलत है, तो वो गलत सही माना जाएगा। अगर आप कुछ और जगह देख लिए और हम कहीं और देख लिए तो वो डिफरेंट होने से आप अपने आप को सही प्रूव करना साबित करते हैं, क्योंकि जो आप देखें उसमें आप सही मानने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है गलत होने का, यही थॉट है गलत होने का। इसलिए घबराइएगा नहीं, कहीं आप देख रहोगे तो हम भी आपको कहीं से डाटा दे रहे हैं, थोड़ी अपना फोन से उपज के थोड़ी दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए आप लोग, कुल कितना अध्यय हो गया, 8 अध्यय हो गया, 10 तक की ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये 10 वो अध्यय में से कुल कितने प्राप्त है जरा बताइएगा दोस्तों। 2 अध्यय ही मात्र प्राप्त है, एनसीईआरटी का डाटा है, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अलग जगह 3 दिया हुआ, बात को ध्यान रखिएगा। 2 अध्यय प्राप्त है, ठीक है ना, अलग जगह 3 दिया हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही दिया है, तभी हम एनसीईआरटी बेस्ड लेकर चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी ही हम देखेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 में कौन 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 दिया हुआ है, रागा अध्यय, रागा अध्यय एक प्राप्त हुआ, और नंबर 2 में है प्रबंधा अध्यय, प्रबंधा अध्यय, ये एनसीईआरटी का है, इसलिए कोई हरवाने की दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, वह विशेष ध्वनि जो स्वर एवं वर्णों से विभूषित हो तथा श्रोताओं के चित्त को रंजन करे क्या कहलाती, बताइए जरा सा। 1 2 3 4, आपको जवाब देना ही चाहिए। आई थिंक फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड तो हम दे ही रहे हैं आपको, तो उसमें टाइप कर दीजिए आप लोग पट से। 5 6 7 8 9 और 10 सेकंड हो गया, आपकी जवाब दीजिए फट से। दोस्तों उसे राग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, राग कहते हैं, ध्यान रखिएगा हम लोग, क्या कहते हैं, राग कहते हैं, जो श्रोताओं के चित्त को रंजन करे तथा स्वरों एवं वर्णों से विभूषित हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, राग कहते हैं। सर्वप्रथम मातंग मुनि ने अपने बृहदेशी पुस्तक में राग की परिभाषा दी थी, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, सर्वप्रथम किसने दी थी राग की परिभाषा, मातंग मुनि ने, ध्यान रखिएगा। मातंग मुनि ने नाद के कितने भेद बताए, चलिए नाद के भेद, नाद के विषय में बात आ चुका है, बात नाद पे आई तो सब कुछ बताएंगे इसका। चलिए नाद के कितने भेद बताए, पहले तो आप जवाब दे दीजिए इसका, है ना। चलिए जितना लिख पाइएगा दे दीजिए 10 सेकंड में, नाद कितने भेद, तब इसका पहले हम बता देते आप जवाब देते, तब तक इसका हम नाद किसको कहते हैं, संगीत उपयोगी वह ध्वनि जो क्या बोलते हैं, जो बराबर मात्रा क्या बोलते हैं, नियंत्रित हो, जो संगीत उपयोगी ध्वनि हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। नाद 2 तरह के हो गया, नाद के प्रकार अगर देखिए तो 2 प्रकार के हो गया, एक हो गया आहत नाद, एक हो गया आहत नाद, दूसरा नंबर में क्या हो गया, अनाहत नाद, अनाहत नाद हो गया। अब भैया नाद की विशेषता के बारे में बात करें तो नाद की 3 विशेषता हो गया, नाद के 3 विशेषता हो गया, एगो हो गया नाद के ऊपर नीचा क्या बोलते हैं, नाद के 3 विशेषता को जाति गुण हो गया, तारता हो गया, तीव्रता हो गया और जाति गुण हो गया, ये हो गया। मतलब कि नाद जैसे एक हो गया छोटा बड़ापन, एक हो गया नीचे से ऊपर, जैसे सा मध्यम सप्तक के सा अगर देखे तो 240, और तार सप्तक के सा अगर देखे तो 240 का दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से स्वर के ऊपर नीचा हो गया। फिर नाद के जाति गुण, उससे से नाद पहचान पाते हैं, मतलब बिना देखे हुए पहचान पाते हैं किसकी आवाज है, नाद की जाति। 3 गो हम लोग विशेषता हो गया। अब देखते हैं हम लोग, तब तक आप लोग जवाब तो दे ही दिए होंगे। नाद मातंग मुनि ने नाद के कितने भेद बताए दोस्तों, 5 भेद बताए। कितना भेद बताए, 5 भेद। अब वो 5 भेद कौन कौन हो जाएगा, वो 5 भेद कौन कौन हो जाएगा, 5 भेद को सूक्ष्म हो जाएगा,
अति सूक्ष्म हो जाएगा, अति सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाएगा। उसके बाद व्यक्त हो जाएगा, व्यक्त व्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। उसके बाद आपका कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ये आपका नाट का भेद हो गया, मातंग मुनि के द्वारा बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। मातंग मुनि ने अलंकार की संख्या कितनी मानी? अलंकार की संख्या की बात बता रहे हैं यहाँ। मातंग मुनि ने अलंकार की संख्या कितनी मानी, जरा बताइए जल्दी से। अभी 10 सेकेंड आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए आपका समय हुआ खत्म। अलंकार कितनी, मातंग मुनि कितने अलंकार माने दोस्तों? तो मातंग मुनि ने कुल 23 अलंकार माने, 23 अलंकार माने, 23 अलंकार माने। देखिए बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने का आराम से कर रहे हैं। मतलब अगर लेजी में करेंगे तो फिर ये समय बहुत लग जाएगा, इसीलिए आप लोग ना जवाब किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। मातंग मुनि ने रागों के कितने भेद बताए? बहुत अच्छा। राग के कितने भेद बताए? ये मातंग मुनि की फुटा करके कह दिया है कि भैया मातंग मुनि कितना भेद बताया। तो चलिए बताइए जल्दी से, मातंग मुनि राग कितने भेद बताए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अपने घर से दूर है, इसी यही रीजन है आप लोग को वीडियो बना कर देते, क्योंकि यहाँ कितनों कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन आ ही नहीं रहा है। 5G नेट लिए, सिम लिए, तो लगा हो जाएगा ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो ही आप लोग से इनडायरेक्टली ही मिले, लेकिन ऐसा हो कि आपको फील ना हो कि हम ऑनलाइन नहीं हैं अभी, ऐसा ही लगना चाहिए आपको। चलिए बताइए, 10 सेकंड हो गया आपका। मातंग मुनि कितने रागों के भेद बताए दोस्तों? 3 भेद बताए, 3 भेद बताए, 3 भेद बताए। आप कहिएगा कौन कौन कहिएगा। अभी भी वैसे चलता है, थोड़ा कर देखिए, अभी भी वैसे चलता है। वैसे ये प्रचलित नहीं है पर अभी भी चलता है। कौन हो गया तीनों भेद? तो तीनों भेद कौन हो गया? नंबर 1 में शुद्ध हो गया, नंबर 1 में शुद्ध हो गया। नंबर 2 में छायालंग हो गया, नंबर 2 में छाया लंग हो गया, छायालंग या छायालंग हो गया, छायालंग हो गया। उसके बाद नंबर 3 आपका संकीर्ण हो गया, संकीर्ण हो गया। आप कहिएगा भैया कि शुद्ध कौन हो गया? शुद्ध जो विशुद्ध रूप से मतलब वेदों के अनुसार सारे नियम को पालन करते हुए जो राग हो, राग हो, उसे हम लोग क्या कहें? शुद्ध कहें। छाया लंग, जिस दूसरे का छाया लगता हो, दूसरे थाट की, दूसरे मेल की जो छाया आता है उसको छाया लंग करके। संकीर्ण मतलब अगर सभी मिलाकर एक दो से अधिक मिला करके अगर थाट का मेल का अगर छाया आता हो, सब मिला करके स्वर मिल जाता हो। तो जाति गायन भी अगर देख रहे थे तो जाति गायन काल में भी अगर एक से अधिक जाति का मिलन हो या मेल हो जाए, स्वरों का मेल पैच हो जाए, तो उसको हम लोग संकीर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए अगला, संगीत रचना करके रचना किसने की? जल्दी बताएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। इसके लिए हम 5 सेकंड ही देंगे, क्योंकि बार रिपीटेड कर चुके हैं आप लोग के लिए। फिर भी NCERT का है। चलिए, संगीत रचना करके रचना 1 2 3 4 एंड 5। आप लोग जवाब दिया कीजिएगा। और शिकायत आप लोग जवाब पूरा 100 प्लस देखे आप लोग, लेकिन जवाब नहीं किए। हाँ, स्किप कर देते हैं आप लोग, पूरा देखते नहीं। NCERT का ही डाटा और इतना मेहनत से कर करके यहाँ पर है। किसी तरह से फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग को पास जाए, आप तैयारी करते रहें। वैसे आप लोग कर रहे होंगे, पर NCERT जो एक ऑथेंटिक माना जाएगा, कुछ भी हो जाए पर इसको छोड़ना नहीं है आप लोग को। ठीक है ना। संगीत रचना की रचना का किसने किया था? शारंगदेव, शारंग देव। इसके पापा जी का नाम बताइएगा, इनके पापा जी का नाम बताइएगा। और यही ऐसे संगीत रत्नाकर ही एक ऐसा बुक है जो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, ये उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों क्षेत्रों में ये मान्य है। और ये संस्कृत भाषा में तो इन तमिल भी जानते थे, ये शारंग देव बहुत कुछ जानते थे। इनके विषय में हम लोग देखें जीवनी में इनके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। और संगीत रत्नाकर किस और नाम से जाना जाता है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। तो किस जाना जाता है जल्दी बताइएगा। 1 2 3 4। इस सब क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड आपके लिए काफी हो गया। सप्ताध्याय के नाम जाना जाता है। क्या नाम जाता है? सप्ताध्याय के नाम जाना जाता है। क्या किस नाम जाना जाता है? क्योंकि 7 अध्याय है, इसमें 7 अध्याय है, इसीलिए हम लोग इसको सप्ताध्याय के नाम से और जाना जाता है। 7 राग विवेकाध्याय,
पर, प्रकीर्णादि, प्रबंधादि, ये सारा मतलब 7 को आती है। ठीक है। किन्नरी वीणा का आविष्कारक किसे माना जाता है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। किन्नरी वीणा का आविष्कारक किसे माना जाता है? बताइए जरा सा, किन्नरी वीणा का आविष्कारक किसे माना जाता है आपके लिए? 10 सेकेंड इसमें मिलेगा आपका। किन्नरी वीणा का आविष्कारक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किन्नरी वीणा का आविष्कारक किसे माना है दोस्तों? दोस्तों मातंग मुनि को माना जाता है। किन्नरी वीणा का आविष्कार मातंग मुनि को, मातंग मुनि को। बस आने दीजिए, आने दीजिए अपने घर पे नहीं है बहुत, क्या बताएं, अभी चल रहा है कस्टमर, घर पे आ जाइए। 8 से 9 चलेगा आपका एनसीईआरटी, बिल्कुल थ्योरी का एनसीईआरटी का, थ्योरी का। उसके बाद 11 से फिर आपका ले लेंगे हम, 11 से ले लेंगे, फिर टॉपिक वाइज ले लेंगे। फिर आपका 8 से शाम में चलेगा 100 प्लस क्वेश्चन का रोज, 100 प्लस क्वेश्चन का रोज मैराथन। बस 5 तारीख से लगता है, 5 तारीख तक लगता है लग जाए, लेकिन बस पहुंचने की देरी है। 100 क्वेश्चन प्लस रोज चलेगा, बिल्कुल विश्लेषण के साथ चलेगा। उसके बाद आप लोग की डिमांड होगी, फिर 2 बजे फिर 1 लाइनर एनसीईआरटी ले लेंगे। देखते हैं, पूरा माइंड में तो पूरा चला, जितना भरपाई कर देगा, पूरा जितना लेट हुआ है ना आप लोग, पूरा भरपाई करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह दत्तिल, दत्तिल पुस्तक की रचना की, मतलब दत्तिल किस पुस्तक की रचना की? दत्तिल किस पुस्तक की रचना की, जरा बताइए। दत्तिल किस पुस्तक की रचना की? 5 सेकेंड इसके लिए। 1 2 3 4 5। दोस्तों दत्तिलम पुस्तक की रचना की, दत्तिलम, दत्तिलम पुस्तक की रचना, दत्तिलम पुस्तक की रचना की। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन सब लोग, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राग एवं स्वर शब्द का परिचय किसने दिया? जल्दी बताइएगा। सर्वप्रथम राग एवं स्वर शब्द का परिचय, मतलब परिचय के रूप में किसने दिया था? जल्दी बताइएगा, बताइएगा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए जरा सा, बताइए जरा जरा, कौन कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा सर्वप्रथम? मातंग मुनि। किसने दिया था भाई साहब? मातंग, मातंग मुनि ने, मातंग मुनि ने। किसने दिया सर्वप्रथम? मातंग मुनि ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मातंग मुनि ने कुल कितने मूषणाओं का उल्लेख किया था? जरा बताइएगा आप लोग। मूषणा, कुल कितने मूषणा का प्रयोग किया था? अच्छा, आप लोग अगर पता है तो मूषणा पद्धति को हटा करके द्वादश, द्वादश स्वर पद्धति किसने बताया था? ये लोग बताइएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। आपका हुआ समय खत्म। माता मुनि कितने मूषणा का, मूषणा बताया दोस्तों, कितने मूषणा को उल्लेख किया था? 84 मूषणा को उल्लेख किया। कितने मूषणा? 84 मूषणा का उल्लेख, 84 मूषणा, मूषणा का उल्लेख, 84 मूषणा का उल्लेख। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, 84 को मूषणा मतलब, लेकिन कितना अलंकार माना था? कितना अलंकार माना था? ये बात आपको बताया था पिछला क्वेश्चन, देखिए रिपीट कर लो। 23 अलंकार, 23 अलंकार, ध्यान रखिएगा। फिर आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, चलिए, तो लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी करेंगे इसको, कोई बात नहीं, भरना नहीं है। 54 तक है। ठीक है, आज क्वेश्चन करना है पूरा, तो आज क्वेश्चन करना है, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है, घबराने से घबरा जाए। आज क्वेश्चन करना है। आज जो 1 से नहीं तक किए हैं, 1 से पूरा, वो आप लोग 1 से कर लीजिए। ठीक है ना। आज क्वेश्चन लगभग 70-80 तक तो कम से कम जाना है, 100 तक कोशिश करेंगे आज जाने का। तो क्या है, हम देख लिया हम लोग कितना, क्या हुआ देख लिया हम लोग, 54, 55 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग का 55 तो क्वेश्चन, 55 नंबर का हम लोग क्वेश्चन क्या है? भरत के मुख्य वीणा का नाम क्या था? भरत के मुख्य, मुख्य वीणा का नाम क्या
बताइएगा, आंसर बताइएगा इसका। भरत की मुख्य बीना का नाम क्या था? जल्दी बताइएगा, भरत के मुख्य बीना का नाम क्या था? भरत के मुख्य वीणा का नाम क्या था दोस्तों? भरत की मुख्य वीणा का नाम मत कोकिला था। मत कोकिला था। मत कोकिला, भरत की मुख्य वीणा मत कोकिला था। ठीक है ना? और इसे याद रखिएगा, इसे वेनिक बजाते थे। कौन बजाते थे? वेनिक बजाते थे। इसे वेनिक वेनिक बजाते थे। बजाते थे। अच्छा, एक बात और कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए, वेनिक कहाँ से आया भाई? तो देख लीजिए, फूक करके बांसुरी बजाने वाले को वेनिक कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांसुरी बजाने वाले को क्या कहा जाता था? वेणिक कहा जाता था। वेणिक वेणिक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद विपंशी विपंशी वीणा बजाने वाले को विपंशी विपंशी वीणा बजाने वाले को क्या कहा जाता था दोस्तों? क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? विपंचिक कहा जाता था। विपंचिक विपंचिक कहा जाता था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का है। 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का है कि 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का है कि भरत ने स्वर, श्रुति, ग्राम, मुषणा, जाति के विषय में किस अध्याय में वर्णन किया था? भरत ने स्वर, श्रुति श्रुति श्रुति, ग्राम, मूषणा मूषणा, जाति 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 के विषय विषय में किस अध्याय में वर्णन किया? जरा बताइएगा। जरा सा इतना दे बता। आज फुहारा देते तो आपका तांत्रा टॉन थोड़ा ऊपर, स्किल ऊपर रखा था। ठीक है, चलिए, कौन सा हो जाएगा? 28वें अध्याय में। कौन सा हो जाएगा? 28वें अध्याय में। कौन सा हो जाएगा? 28वें अध्याय में। तो भरत स्वर, श्रुति, मूषणा, जाति के विषय में किस अध्याय में बताया था? 28वें अध्याय में बताया था। किस अध्याय में? 28वें अध्याय में। चलिए, हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या होगा। 57 नंबर का 57 नंबर क्वेश्चन होता है घन होता है कि घन घन अवनद अवनद सुशील सुशील तंत्रीय तंत्रीय वाद्यों को एक साथ प्रयोग क्या कहलाता था? एक साथ प्रयोग क्या कहलाता था? बताइए जरा सा। अब तो आपको क्वेश्चन टाइम मिल ही जाता है। मतलब तंत्रीय, अवनद, सुशील और घन, मतलब ये सब वाद्य जब एक साथ प्रयोग किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? बताइए जरा सा। पता समझ बिल्कुल आपको मिल जाता होगा। क्या कहा जाता था? कुलभ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलभ कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुलभ। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का डाटा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है ना? और ना एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत करती, 11 और 12 दोनों को एक, मतलब जो चैप्टर उससे जुड़ा हुआ था, तो इसमें देखिए आप लोग और कीजिएगा, पढ़ते होंगे दोनों चैप्टर में कुछ इसमें डिफरेंट और कुछ इसमें डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है सीधे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो दिया हुआ है, दोनों मिला करके, दोनों से लेकर के एक क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर ले। तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया 57 था ना?
56 तो देखिए थे, 58 था। चलिए 58 का हो गया। 58 आपका क्वेश्चन हो गया। होता है कि मातंग ने कितने स्वराश्रित गीतियों का वर्णन किया था? मातंग मातंग ने कितने स्वराश्रित स्वराश्रित गीतियों का वर्णन किया था? गीतियों का वर्णन किया था। कितने गीतियों का वर्णन किया था? कितना हो गया? कितने गीतियों का वर्णन किया था? क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, बताइए जरा सा क्या हो जाएगा दोस्तों। मातंग मुनि ने कितने गीतियों को वर्णन किया था? बढ़िया समझ, मातंग मुनि ने कितने स्वराश्रित गीतियों का वर्णन किया था? जल्दी बताइएगा आंसर दोस्तों। 7 गीतियों का वर्णन किया गया था। कितने? 7 गीतियों को। कौन सा? कौन सा? वही 5 गीति नहीं था, शुद्धा भिन्ना गौरी विष्णु प्रधान, उसी में 5 दो दो को जोड़ दिया। कौन कौन हो गया? 7 को में कौन कौन हो गया? शुद्धा हो गया, शुद्धा हो गया, उसके बाद भिन्ना हो गया, भिन्ना हो गया, गौरी हो गया। 5 गीति नहीं, शुद्धा भिन्ना गौरी विष्णु प्रधान नहीं, गौरी हो गया। उसके बाद राग गीति हो गया, राग गीति हो गया, राग गीति हो गया। उसके बाद साधारणी, साधारणी हो गया, साधारणी हो गया। उसके बाद आपको भाषा गीति हो गया, भाषा गीति हो गया। उसके बाद विभाषा गीति हो गया, विभाषा विभाषा गीति हो गया। ये 7 गीति हो गया। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ये 7 को कुल मातंग स्वराश्रित गीति माने थे। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए देखते हैं आप लोग कितना कितना ठीक पाते हैं। हम करने के लिए लगता है कि आजकल के युवा में धैर्य साहस वो चीज नहीं रहा है। वो ना तुरंत धैर्य खो, हाँ चलो चलो अच्छा लगा भाई, कितने अच्छा क्वेश्चन है, कितना चीजें हैं आप समझ पाए तो ना आपको अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है कि शारंग देव 59 था ना, 59 दुखा खा गया। अरे देखो शारंग देव, शारंग देव कुल कितने गीति गीति माने? बताइए जरा सा, सारंग देव कुल कितने गीति माने? बताइए जरा सा, आपको समझ में नहीं क्या होगा? सारंग देव कुल कितने माने आप बता दीजिए ना, कितना? 2 3 4 5 बता दीजिए बस, बाद में व्याख्या हम कर देंगे। 5 गो कितना कुल कितना माने थे? 5 गीति माने थे। कुल कितना गीति माने थे? 5 गीति, 5 गीति, 5 गीति। आपको 5 गो कौन कौन हो गया? 5 गो कौन कौन हो जाएगा? वो बोलते ना, बार बार तो बोलिए रहे थे। शुद्धा हो गया, शुद्धा हो गया, भिन्ना हो गया, भिन्ना हो गया, गौरी हो गया, गौरी हो गया, बेसरा हो गया, बेसरा हो गया, और साधारणी हो, साधारणी हो गया। ठीक है, तो ये 5 गीति शारंग देव माने। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हम लोग 60। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मातंग ने गीतियों का अर्थ, गीति का अर्थ क्या बताया? जवाब दीजिए आप लोग। मातंग ने गीति का अर्थ, गीति का अर्थ, गीति का अर्थ, गीति का अर्थ, गीति का अर्थ क्या बताया? क्या बताया? चलिए बताया जरा सा, बताइए जरा सा, गीति का अर्थ क्या बताया? दोस्तों याद रखिएगा, मातंग ने गीति का अर्थ स्वरों का विशेष चलन बताया। विशेष चलन। अच्छा, इसी में तो हम लोग क्वेश्चन हो सकता है और ना। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन और करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन करते हैं, इसी में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। स्वरमेल कलानिधि की रचना किसने की? स्वर में कला निधि की रचना किसने की? स्वर मेल कला निधि रचना किसने की? बताइए जरा, स्वर मेल कला निधि की रचना किसने की? जल्दी बताइएगा। स्वर मेल कला निधि की रचना किसने की? तो रामा मात्य ने किया। कौन किया था? रामा मात्य। रामा
मात ने किया था। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1550 में किया था। कौन किया था? 1550 में। रामामात तो किया था लेकिन 1550 में किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रामामात किया था लेकिन 1550 में किया था। अगला क्वेश्चन 62 आपका, आपके लिए, रामामात ने कितने रागों की रचना की? रामामात ने रामामात्य ने कितने रागों की की रचना रचना की? कितने रागों की रचना की? रामामात ने कितने रागों की रचना की? जल्दी बताइएगा, आपको बताइएगा। रामामात ने कितने रागों की रचना की? जल्दी बताइएगा, कितने रागों की रचना की रामामात ने? बहुत अच्छा, आप लोग जवाब लेकिन देते हैं तो अच्छा लगता है। जवाब दिया कीजिए, लाइव भी इसको लिया कीजिए। कितना हो गया भाई साहब? 69 हो जाए, 69 रागों की। कितने रागों की जगह? 69 रागों की। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्या हो गया? हाँ, कितना नंबर? 62, 63 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 63 नंबर। अपना इसमें ज्यादा, एक पेज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करें, है ना। चलिए 64 हो जाएगा आपका, 64। चलिए आपको क्वेश्चन हो जाएगा, रामामात ने कितने मेलों की रचना की? रामामात ने रामा ने कितने कितने मेलों की रचना की? रचना की बताइएगा जरा सा। रामामात ने कुल कितने मेलों की रचना की? बताइए जरा सा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 हो गया आपका समय, बस हो गया। तो 20 मेलों की रचना की, 20 मेल की। रामामात ने कुल कितने रचना की, कितने मेलों की रचना की? 20 मेलों की रचना की। देखिए इसमें अगर आप लोग जवाब दीजिएगा ना तभी आप कॉन्फिडेंट नजर आइएगा, है ना। इसलिए आप लोग जवाब दिया कीजिएगा प्लीज, आप लोग ना इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। पंडित लोचन ने कितने रागों की रचना की? पंडित पंडित लोचन लोचन ने कितने रागों की रचना की? पंडित लोचन ने कितने रागों की रचना की? बताइएगा जरा सा बताइएगा, जरा सा बताइएगा। पंडित लोचन ने कितने रागों की रचना की? पंडित लोचन की बात हो रही है यहाँ पर, तो पंडित लोचन कितने रागों की रचना की? एक क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं, और सॉरी होता है। राम मात्र नहीं नहीं 75 राग कैसे? चलिए नहीं देखे तुम लोग। ये तो रामात ने किया था ना। तो 75 रागों की पंडित लोचन ने 75 रागों की रचना की। कितने रागों की रचना की? 75 राग पंडित लोचन ने, और रामामात ने 20 बेल की रचना की। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसमें हम लोग सब चीज लपेट लेंगे। चलिए अगला हो गया 66। बोलता है कि रामामात लोचन ने कितने मेल की रचना की थी? चलिए ये तो हो गया राग की। लोचन ने कितने मेल की रचना की थी? जल्दी बताइएगा, कितने मेल की रचना की थी? मेल जो भी थाट कहते हैं, थाट का पर्यायवाची हो गया मेल आपका। तो कितने मेल की रचना की थी जरा बताइएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 मेल। 12 कितना हो जाएगा? 12 मेल की रचना की। 12 मेल कितना हो जाएगा? 12। अब एक चीज और नोट करके लिख लीजिए, एक जगह आपको मिल जाएगा। 12 मेल की रचना की। अब अहोबल कितना किया था भैया? अहोबल अहोबल कितना किया था? अहोबल किया था 14 मेल की। अहोबल 14। उसके बाद आप कहिएगा श्रीनिवास कितना किया था? फिर श्री श्रीनिवास कितना किया था? श्रीनिवास कितना किया था? श्रीनिवास कितना किया था? दोस्तों श्रीनिवास भी 14 मेल की रचना की थी। श्रीनिवास भी 14 मेल की रचना की थी। ठीक है, श्रीनिवास भी 14 मेल का। रामामात तो देखिए लिए हम लोग, रामामात कितना मेल रचना की थी? 20 मेल की रचना की थी। ये तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा 67 नंबर का हो जाएगा। 67 नंबर का हो जाएगा कि राग तरंगिणी की रचना कब?
राग राग तरंगिणी की रचना कब हुई? कब हुई? कब हुई? जरा बताइएगा, राग तरंगिणी की रचना कब कब माना जाता है? जल्दी बताइएगा, फास्ट में बताइएगा, राग तरंगिणी की रचना कब मानी जाती है? राग तरंगिणी की रचना कब मानी? ये एनसीईआरटी का डाटा है, इधर उधर आप लोग ना देखिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की दोस्तों, राग तरंगिणी की रचना एनसीईआरटी में भी तत्मत तत्मत करके दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले तो कहा गया कि नहीं 14वीं शताब्दी में, फिर बोलता है नहीं नहीं 14वीं शताब्दी में ऐसा माना गया कि 14वीं शताब्दी नहीं, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में माना गया है। या 14वीं शताब्दी पहले कहा, उसके बाद कहा 16वीं या 17वीं शताब्दी, 16वीं या 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, शताब्दी 16वीं या 17वीं शताब्दी, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है और पक्का ध्यान में रखना है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना नंबर था भैया ये भैया कितना नंबर था? 67 नंबर, 68 नंबर का हम लोग क्वेश्चन होगा। अब 68 नंबर का क्वेश्चन होगा अगला हम लोग का 68 नंबर का। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, पंडित लोचन गान को कितने भाग में बांटा? बताइएगा, पंडित लोचन गान को कितने कितने भाग में बांटा? गान को कितने भाग में बांटा? जल्दी बताइएगा, गान को कितने भाग में बांटा? दोस्तों, पंडित लोचन जो है गान को कितने भाग में बताया? जल्दी बताइएगा। आपको लग रहा था बता रहे आप, वैसे बताए थे, 2 भाग में बांटा, 2 भाग में, 2 भाग में। कौन कौन हो जाएगा 2 भाग? एक हो जाएगा अनिबद्ध, 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 और उसके बाद हो जाएगा निबद्ध, निबद्ध हो जाएगा। अब निबद्ध वो हो गया जो ताल एवं स्वर में बंधा हुआ हो, और निबद्ध वो हो गया जो ताल में बंधा हुआ नहीं हो। जैसे आलाप हो गया, स्वस्थान के नियम का आलाप हो गया, आलाप हो गया, राग आलाप हो गया, ये जो भी आलाप हो गया तो जो ताल में नहीं बंधा हुआ था वो आपका अनिबद्ध गान हो गया। अनिबद्ध गान में ध्रुपद धमार हो गया, टप्पा वर्तमान में देखे तो ये सब भी आपका निबद्ध गान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 नंबर का। 69 नंबर देगा आपका, तो सप्ताह किसे कहा जाता है? सप्ताह, सप्ताह अध्यय, अध्यय किसे कहा जाता है? बताइए जरा सा, सप्ताह किसे कहा जाता है? वाट, जल्दी बताइए। सप्ताह क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसीलिए कम समय मिलेगा। सप्ताह किसे किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा, किसे कहा जाता है? संगीत रत्नाकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संगीत रत्नाकर, रत्नाकर को। इसके रचनाकार, रचनाकार हो गया शारंग देव, शारंग देव हो गया। रचनाकार हो गया शारंग देव हो गया, बहुत अच्छा। चलिए ये आपका हो गया। 70 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 70 नंबर के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जितना कीजिएगा ना, इससे आपकी हेजिटेशन दूर होता है, इसीलिए आप ना इसीलिए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, होता है कि प्रथम, सर्वप्रथम 8 राग वर्गीकरण किसने किया? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 8 राग, 8 राग वर्गीकरण, वर्गीकरण किसने किया? किसने की? किसने की? 8 राग वर्गीकरण किसने की? बताइएगा जरा दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। पंडित, पंडित, पंडित लोचन ने की। पंडित लोचन ने, किसने किया था? पंडित लोचन ने, ध्यान रखना है आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के लिए, कितना हो गया? 70 हो गया क्या? 70 हो गया क्या? आज यही तक रहने देते है ना, आज यही तक रहने देते। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? कैसा लगा, कैसा लगा आपको क्वेश्चन ये? बताइएगा जरा सा कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग को, कैसा लगा? हमको ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग जवाब दिया कीजिएगा, जवाब देने से क्या होगा, आपकी हेजिटेशन दूर होगा और आपकी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बातें होती, क्योंकि आप ना तैयारी आपकी हो गई है, बस कंफ्यूजन ही आपको है, वो कंफ्यूजन आपको नहीं है, है ना। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। जब तक हम पहुंचते हैं आप लोग कोशिश करेंगे, देखिए जो भी हो सकता है ना, हम यहाँ से करने की कोशिश करें, बस आप पे डिपेंड करता है कितना सीरियसली आप लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लगे रहिए, क्योंकि समय
दोबारा फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कौन देखा है, पर ये मौका आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए इस मौका को मत गवाइए। कल क्या होगा उसे किसने देखा है, पर आज जो आपके हाथ में है, वो आप बदल सकते हैं। इसलिए प्लीज आज के दिनों को ध्यान दीजिए और आज पर फोकस कीजिए और कल बदलने की कोशिश कीजिए। कल को किसी ने नहीं देखा, इसलिए आज कोई सा काश मत छोड़िए, काश थोड़ा सा और कर लिए होते, एक नंबर से बच गए हैं। तो काश वाली जो शब्द है वो काश वाले शब्द विकास नहीं कर पाइएगा, काश मत आने दीजिए अपने लाइफ में, ठीक है ना। तो आज यही कर रहे थे, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।